नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो है संस्कृत सीटेट को लेकर होगा। जो भी हिंदी या संस्कृत मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो हमारा होने वाला है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हिंदी या संस्कृत मीडियम में जो भी बच्चे हैं वो 80 या 90 के बीच में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो देखें। जो हमारा सीटेट को लेकर सीरीज़ आ रही है अब ये, तो उसमें आपको हम स्पेशली ट्रिक्स जो भी है वो आपका 80 से 90 का जो आंकड़ा है उसको आप अवश्य ही पार कर जाओगे। तो ऐसा इसमें मैं आपका तैयारी होगी हमारे साथ में मिलकर। तो इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स को करेंगे, जिससे कि आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाए कि कैसा पेपर आता है, क्या होता है। उसके बाद हम उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने जैसे यहाँ पर पेपर है, सेकंड पेपर है ये कक्षा 6। तो उसमें फर्स्ट पेपर या सेकंड दोनों में लैंग्वेज सेम होती है, चाहे बच्चा अभी इसको प्राइमरी का देख रहा हो या टीजीटी लेवल का देखा तो बराबर ही होता है। तो हम उसमें सबसे पहले तो भाषा 1 और भाषा 2 भरते हैं। तो भाषा 1 सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि 91 से 120 क्वेश्चन होते हैं भाषा 1 के अंदर, और 121 से 150 भाषा 2 के अंदर होते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि आप संस्कृत को वहाँ पर भाषा 1 में रखें या भाषा 2 के अंदर। पहले आप पेपर को देख लें एक बार। देखो, सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें हमें गद्यांश दिया गया है हमारे सामने, कि हमने इस गद्यांश को पढ़कर दोलिक गद्यांशम पठित्वा तदाधारितम प्रश्न, उस पर जो आधारित प्रश्न है विकल्पात्मक उत्तरेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, कि हमने उसमें से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले अगर हमारे सामने पैराग्राफ होता है तो ये नंबर गेनर होता है। कई बार हम सोचते हैं इसको लाइटली ऐसे पढ़ लें, बस जो समझ आए ठीक है। लेकिन अगर आप ये देख लीजिए, अगर आपका एक पैराग्राफ आपके अच्छे से पढ़ने समझ आ गया तो बाकी के उसके 9 के 9 क्वेश्चन आपके अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, विंध्या पर्वतमालायाः मध्ये चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम अस्ति, कि विंध्या पर्वतमाला के मध्य जो चित्रकूट नाम का तीर्थस्थल है। स्थानम इदम कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्यम अस्ति, जो ये स्थान है वो कोलाहल से रहित है और प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च आनंदानुभूति जायते, यहाँ आने से, आगमन से, दर्शन से आनंद की अनुभूति होती है। वैसे सभी समझदार हिंदी आप अपने आप कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा लाइटली बस मेन देख लेते हैं हम। चित्रकूटे सगनानी वनानि संति, चित्रकूट सगन जो वन है। अत्र बहवः निर्झरा संति, वहाँ पर बहुत से झरने हैं। सर्वत्रापि हरितमा रास्ते, सब जगह जो है हरियाली सुशोभित होती है। चित्रकूटम से धार्मिक सांस्कृतिकम च महत्व विद्यते, जो चित्रकूट का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। कथ्यते, कहा जाता है, यत् सीता लक्ष्मणाभ्याम, सीता लक्ष्मण के साथ में वनवास काले श्री राम है, वनवास काल के समय श्री राम 11 वर्षाणी यावत, 11 यानी 11 वर्षों तक, जो कुल 14 वर्षों का वनवास है उसमें से 11 वर्षों तक चित्रकूटे एवं निवासम कृतवा, उन्होंने चित्रकूट पर ही निवास किया। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसूया च अत्रैव तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेद, जो महर्षि अत्रि थे और साध्वी अनुसूया ने भी यहीं पर तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, यहाँ पर अनेक जो हैं वो दर्शनीय स्थल हैं। रामघट्ट मंदाकिन्या तटे, रामघट्ट से जो रामघट्ट मंदाकिनी के तट पर। अत्र प्रायेण तीर्थयात्रिणां समर्दः भवति, सायंकाले मंदाकिन्याः नीराजन समय मनोरम दृश्यम भवति, कि जो सायंकाल के समय मंदाकिनी के उस पर मनोरम दृश्य होता है। रामघटात नाति दूरम एवं जानकी कुंडम अस्ति, रामघट से ज़्यादा दूर नहीं है जानकी कुंडम, जानकी कुंड। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति, इसमें वनवास में जो सीता यहीं पर स्नान करती थी। सगन वन मध्य अनुसूया आश्रम है विद्यते, सगन वन के मध्य में अनुसूया आश्रम है। अत्र पक्षिणाम कलरवम निर्जर ध्वनि शीतल वायुश्च मनांसी रजयंती, यहाँ पर जो पक्षियों का कलरव है, निर्जर झरने की जो ध्वनि है, ठंडी जो वायु है वो मन को रम जाती है, अच्छी लगती है। एतदेव मंदाकिन्या उद्गम स्थलम, यही क्या है, मंदाकिनी का उद्गम स्थल है। जानकी कुंडम समीपे, जानकी कुंड के पास में विशाला शिला दर्शनीय वर्तते, जो विशाल शिला है एक वो दर्शनीय है। चित्रकूटतः है 5 कोस दूरम, चित्रकूट से 5 कोस दूर। नैनाभिरामम सौंदर्ययुक्तम, नैन आँखें जहाँ ठहर जाती हैं हमारी, ऐसे सौंदर्य से भरा हुआ। गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, गुप्त जो गोदावरी स्थल है। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, वहाँ पर जो निरंतर लगातार जो है जल बहता है। तत्रैव हनुमान धारास्थलम वर्तते, वहाँ पर हनुमान धारा स्थल है। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, वहाँ पर जो ऊंचे स्थानों से जल गिरता है। देखो हमने यहाँ पे मेन इसकी हिंदी देख ली।
अगर कई बार एक बार से समझ नहीं आए तो आप इसको दोबारा से एक बार हमें देखना होता है, मोटा मोटा सा हिंदी, तो उसको कर लें बच्चे। अगर आपको पैराग्राफ समझ में आ गया तो आपको फर्स्ट उसमें ही, पहले उसमें ही आपको जो हमारे जो प्रश्न हैं होने वाले हैं वो एकदम से आंसर आपके आते रहेंगे। थोड़ा सा आप उसको प्रश्न देख भी रहे, आपके सामने प्रश्न नंबर 91 है जो आपके सामने है, कि आपको देखते रहें साथ साथ, और जो आपको आंसर लग रहा है उसको बताते भी रहें कि अत्र आगमनेन दर्शनेन च किम भवति, वहाँ पर आने से दर्शन से क्या होता है, आनंदानुभूति, क्लेशानुभूति, पीड़ानुभूति या जौरानुभूति। देखो हमने पढ़ा है कि अगर वहाँ आने से हम क्या होता है हमें, वैसे भी देखो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है क्लेशानुभूति, क्योंकि हमें कहीं से ऐसा आभास हुआ ही नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न जो पहला ऑप्शन है आनंद अनुभूति की, वहाँ आने पर हमें क्या मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। सीता लक्ष्मणाभ्याम सह कै अत्र वासम है करो, सीता लक्ष्मण के साथ यहाँ पर किसने वास किया, कालिदास है, व्यास है, कालिदास है, सॉरी वाल्मीकि, व्यास है, कालिदास है, श्री राम है। तो किसने निवास किया इनके साथ में, कौन थे, श्री राम है। क्योंकि ये पहला तो ऐसा है, फिर भी पढ़ने में अगर हम उसको कहीं ना कहीं ना पढ़े तब भी, लेकिन ऐसा हमें रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 9 नंबर की बात है, तो हमें हर एक प्रश्न को ध्यान से करना होता है टिक मार्क, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है और सबसे डीपली मेथड है जो हमारा गद्यांश होता है। क्योंकि हमें सभी प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें भी गलती कर जाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर अकरोत इति पदस्य समानार्थक पदम अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखित। अकरोत इति पदस्य, जो अकरोत है इस पद का समानार्थक पद जो है उसमें लिखा हुआ है उसको चुनकर हमें लिखना है कि अक्रोत का अर्थ क्या होता है, किया। तो अगर उससे भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, लिखितवान क्या होता है, लिखा, पीतवान माने पिया, अक्रोत माने, कृतवान माने किया, और पूरितवान माने पूरा किया। तो इनमें थोड़ा सा डाउट फंसता है, लेकिन वहाँ पर हमारे सामने अगर हम देखेंगे उसको, तो आप अगर एक बार हल्की सी, जैसे ऐसा कोई प्रश्न आता है हल्की सी एक बार हल्की हल्की ऐसे पूरे उसमें लाइन घुमा ले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसी टाइम समझ आएगा कि यहाँ पर हमारे सामने क्या है, कृतवान। सबसे पहले तो हम अर्थों के ऐसे ही समझ लेते हैं कि अक्रोत का क्या अर्थ है, किया, तो यहाँ पर कृतवान होगा 3 जो है हमारा वो सही है। का नाम साध्वी तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभत, कि किस नाम की साध्वी ने तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया, वो हमने आसानी से वहाँ पर पढ़ा है। तो हमने उसके अंदर, अगर मैं वही कह रहा हूँ पैराग्राफ आप एक बार ध्यान से पढ़ लो तो आपको एकदम से आंसर आएंगे फटाफट। तो किसने किया, अनुसूया। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो सही होगा हमारा, का नाम साध्वी तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभत, अनुसूया। क्रोति इति पदे का धातु वर्तते, क्रोति जो है इस पद में धातु क्या है, तो ये तो है ही आपको पता है कौन सी धातु है, क्री है, पट है, लिख है या हस है। तो कौन सी धातु है, क्री धातु है। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला वो सही हो जाए, क्रोति में कौन सी धातु है, क्री धातु है। रंजयंती इति पदस्य एक वचन किम पदम भवति, कि रंजयंती जो है वो उसका एक वचन में क्या पद बनेगा। तो हमें पता है कि रंजयंती, वो जो हमने संस्कृत कैसे सीखे पहला एक सबसे पहले वीडियो है वो मेरी, उसमें भी हमने बताया हुआ है कि अगर हमें ती तहन ती इस तरह से हमें पता है तो हम आसानी से समझ जाते हैं। तो एक वचन में क्या आएगा, ती, रंजयती, रंजयती, सॉरी रंजयंती में रंजयती, यहाँ पर ए ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, रंजयती। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, रंजयंती का एक वचन में क्या पद होगा, रंजयती। दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, अनुसूया आश्रम है कस्या नद्या उद्गम स्थलम अस्ति, अनुसूया आश्रम वहाँ से किस नदी का उद्गम स्थल है। देखो हमने पैराग्राफ में सब पढ़े हैं, मैं वही कह रहा हूँ आपके सामने पेपर में पैरा बार बार मैं यहाँ वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन आपके सामने अगर आपके पास पुराना पेपर है ये, अगर वो रखा है तो आप उसको आसानी से अपने सामने रख के इस वीडियो को समझ सकते हो। और फिर भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हो। अनुसूया आश्रम है कस्या नद्या उद्गम स्थलम अस्ति, अनुसूया आश्रम किसके पास, किस नदी का उद्गम स्थल है। तो किस नदी का उद्गम स्थल पता है, मंदाकिनी का। तो मंदाकिन्या, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, मंदाकिन्या। चित्रकूटतः कियत् दूरम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, चित्रकूट से कितनी दूर पर गुप्त गोदावरी स्थल है, 5 क्रोशमितम, 7 क्रोशमितम, 10 क्रोशमितम या 25 क्रोशमितम। तो कितनी दूर है वो, 5 कोस बताया गया है वहाँ पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, चित्रकूट से कितनी दूर गुप्त गोदावरी स्थल है, 5 कोस दूर। तो यहाँ पर पहला सही है। देखो हमने अगर पैराग्राफ एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया तो हमारे उत्तर एकदम से सटीक होते जा रहे हैं। और मैं एक बार ये जरूर कहूँगा कि आप पहरा पढ़ें एक बार अच्छे से, फिर उसके प्रश्न करें और प्रश्न का उत्तर देखते समय एक बार जरूर अपना नज़र पैराग्राफ की तरफ दौड़ाएं। अगर आपको प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है,
क्योंकि कई बार हम अपने दिमाग का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ नहीं करना है। पैराग्राफ सबसे मेन बात यही है कि हम कई बार ऐसे ही होता है कि अगर दो उसमें एक दिया हुआ है तो हम सोचते हैं ये नहीं, ये सही है, हाँ ये पढ़ा है मैंने पहले कभी। आपको उसका अपना दिमाग तो यहाँ यूज़ करना ही नहीं है। जितना हो सके, 1-2% है व्याकरण संबंधित है उसमें तो अलग बात है, लेकिन बाकी जैसा आपको पैराग्राफ में दिया एज इट इज़ आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर चित्रकूट से कितनी दूर गुप्त गोदावरी स्थल है? 5 कोस दूर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम कुत्रास्ति, जो चित्रकूट नाम का जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? अरावली पर्वतमाला मध्य, अरावली पर्वतमाला के बीच में, विंध्य पर्वतमाला, या पूर्व पर्वतमाला में, या पश्चिमोत्तर पर्वतमाला में। तो कहाँ पर है चित्रकूट? वो है विंध्य पर्वतमाला मध्य, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, विंध्य पर्वतमाला मध्य। चित्रकूट कहाँ पर है? विंध्य पर्वतमाला के मध्य में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा वो सही है। तो इस तरह से हमारे पैराग्राफ के प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। और देखो हमने बिना पैराग्राफ देखे मैं आपके सामने 9 के 9 प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, और आपके कहीं ना कहीं 9 में से आपका 9 के 9 सही आने चाहिए। तो आप पैराग्राफ तो ऐसा सोच कर चलिए कि आपको अगर आपके पैराग्राफ के 9 नंबर हैं तो 9 में से 9 आपका 1 नंबर भी वहाँ कम ना करें। 1-2 व्याकरण संबंधित प्रश्न है तो वो ज़्यादा भी मुश्किल नहीं पूछा। जैसे यहाँ पर क्रोधी से धातु पूछी गई थी तो वो क्री धातु थी, वो आसानी से कर सकते हैं हम। अगर इतना भी नहीं कर सकते फिर तो हम क्या करेंगे। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं देखो वो तो थोड़ा सा उनके लिए है, लेकिन मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आप संस्कृत भर रहे हो तो आप इतना देख लीजिए, आपने 9 में से 8 प्रश्न आप सही कर चुके हो। अगर आपको क्रोधी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी अगर हल्का हल्का आप संस्कृत, आपने सभी बच्चे 8वीं या 10वीं कक्षा तक पढ़ते ही हैं, तब भी आपने इसको सरल कर लिया 9 में से 8 नंबर। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो आप 30 में से ही 8 से 12 या 13 नंबर के बीच में हम स्कोर कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आपने पहले 9 के अंदर आप 8 नंबर बना चुके हो। और एक मैं कहूँगा कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नीचे चैनल के नाम के आगे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ उस पर क्लिक कर दें, और जो आपके सामने स्क्रीन पर इंस्टा आईडी शो हो रही है वहाँ आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियोज़ हैं जहाँ भी हम तैयारी करवा रहे हैं चैनल पे, जो भी वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं, या टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये इंस्टा आईडी है, तो आप यहाँ हमें फॉलो कर लें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखो अब हमारे सामने एक पद्यांश है। इससे पहले हमने गद्यांश किया है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ रहे होंगे इजीली कि गद्यांश और पद्यांश के बारे में। तो वहाँ पर आपको लगेगा कि आप इंग्लिश से कहीं ना कहीं बेटर सिचुएशन में यहाँ पर खड़े हो, वहाँ से आप बहुत बेटर हो। यहाँ पर अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा, हमें एक श्लोक दिया गया उसको पढ़कर, तथा आधारितम प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु उच्चतम, हमने जो भी उस पर आधारित प्रश्न है 100 से 105 तक वो दिए हैं हमारे, उनका हमें उत्तर लिखना है। अगर मैं हिंदी मीडियम या संस्कृत मीडियम के बच्चे तो आसानी से हिंदी समझ सकते हैं इसकी, लेकिन हिंदी मीडियम में आप उसको फिर भी एक बार पढ़ें ज़रूर, उसके बाद करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमें एकदम से छोड़ दे, सो नहीं हमसे देखो केवल, अगर हम हिंदी के माध्यम से पढ़ते केवल जलपान समय स्याद यथा सुखम न तथा अमृत पानेन व्यतीते समय भवेत्, इस तरह से आप उसको आसानी से समझ जाओगे। तो ये हमारा है, केवलम जलपानेन समय स्याद यथा सुखम न तथा अमृत पानेन व्यतीते समय भवेत्, महांतम प्राप्य सद्बुद्धि चैत्यम जनेन लघु जनम, यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति, भविष्यत् काल कार्येषु सदा व्यग्रो अस्ति योजनः, विनष्टम कुरुते तेन वर्तमानस्य जीवनम, पुरतः पर्वतम वीक्ष्य न चिखेत सरिज्जलम, पथ बाधाम अचिंत्य याति मार्गांतरम प्रति, खलानाम पर पीड़ायाम दृश्यते यावती रुचि न तथा आवश्यके कार्ये स्वकीय वर्तते क्वचित। तो जितना आपको हिंदी इसको समझ आ रही है साथ साथ हिंदी कर लें, और नहीं आप इसको एक बार पढ़ें ज़रूर, 1 से 2 बार संस्कृत मीडियम। जो भी आपको डिफ़िकल्ट शब्द लग रहा है तो ऐसा उसमें कुछ नहीं होता, इसमें हम आसानी से इसको हम समझ सकते हैं कि न केवलम जलपान समय से, कि केवल जलपान के समय जैसा सुख है, न तथा अमृत पाने व्यतीत समय जैसा, ऐसा अमृत पान के समय व्यतीत नहीं होता है। ऐसे धीरे धीरे हम इसको पूरा महानतम प्राप्तम सद्बुद्धि सत्यम जैन लघु जन्म की यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाण है किम करिष्यति, कि जहाँ पर हमें सूचिका कार्य होता है वहाँ पर कृपाण बड़ा फावड़ा कुदार वहाँ क्या करेगा। भविष्य काल कार्य सदा व्यग्रोस्ति योजन है, कि जो भविष्य काल के कार्य में जो लोग हमेशा व्यग्र रहते हैं, लगे रहते हैं, विनष्टम कुरुते तेन वर्तमान से जीवनम, की वो अपने जो वर्तमान का जीवन है उसको नष्ट कर लेते हैं। पुरतः पर्वतम वीक्षा न चिखेत सरित जलम, के सामने पर्वत को देखकर जो नदी है वो अपना ही धारा नहीं, ये मैं आपको मोटा मेन बता रहा हूँ सीधा, कि हमें ज़्यादा उसमें गहराई में नहीं डूबना है। नदी का जल जो है वो सामने पर्वत को देखकर नहीं मुड़ता है। पथ बाधा में चिंत्य याति मार्गांतम प्रति, कि वो अपने रास्ते की बाधाओं को छोड़कर भी अपने मार्ग पर चलता रहता है। खलानाम पर पीड़ायाम दृश्यते व्यावती रुचि,
न तथा आवश्यक कार्य सबकी वर्तते क्वचित, कि खलव जो दुष्ट हैं उनकी दूसरों को दुख देने में जैसी रुचि होती है वैसा उनको न तथा आवश्यक कार्य सबकी वर्तते, कि उनके ऐसे अपने स्वयं के कार्य में नहीं होती है। सूची का कार्यक्षेत्र एक क्या समर्थन है, कि हमने सूची का कार्यक्षेत्र में देखो, अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ बार बार, हल्का सा आपने हिंदी पढ़ दिया, जत्रा से सूचकाकारम कृपाण है किम करिष्यति, हिंदी में आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपको आसानी से यहाँ उत्तर मिल जाएगा कृपाण है। तो एक जो है हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, कृपाण है। अगला प्रश्न है, भविष्यत काल कार्येषु सदा व्यग्रह जन किम विनष्टम करोति, जो भविष्यत काल कार्य में जो लगा हुआ व्यग्र जो जन है वो अपना किसको नष्ट कर लेता है। सबसे लास्ट पंक्ति थी हमारी यहाँ पर, ये है, सॉरी लास्ट नहीं, ये है विनष्टम कुरुते तेन वर्तमानस्य जीवनम, कि भविष्यत काल का ये देख लीजिए यहाँ पर, इस तरह से आपको पता है कि जहाँ हम ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है तो यहाँ पर दिया गया है कि वो क्या कर लेता है, वर्तमान काल को अपने ख़त्म, वर्तमानस्य जीवनम। तो 3 ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, भविष्य वर्तमानस्य जीवनम। अगला प्रश्न है, सम्मुखम इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके, सम्मुख क्या होता है, सामने, इसका पर्याय पद क्या हुआ, पूरितः, पूर्वतः, सर्वतः या पृष्ठतः। तो परितः क्या होता है, सर्वतः क्या होता है, पृष्ठतः क्या होता है, सर्वतः सब और पृष्ठतः, परितः पूर्वतः, पूर्वतः क्या होगा, सामने। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सामने होगा, तो सम्मुखम सामने होता है, तो हम आसानी से इसको अपना उत्तर टिक मार्क कर सकते हैं, पूर्वतः। तो हिंदी में भी हम समझ गए होंगे, पूर्वतः सामने। अगला प्रश्न है, दृष्ट्वा इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम, दृष्ट्वा होता है देखकर, तो वहाँ पर हमारा पर्याय पद क्या है, वीक्ष्य, संगृह्य, अनुभूय या समाप्य। तो यहाँ पर एक का अर्थ ही देखने से संबंधित है, तो वहाँ पर आप आसानी से देखो, संग्रह होता है संग्रह करके, अनुभूय अनुभूति करके, महसूस करके, समाप्य है समाप्त करके, लेकिन वीक्ष्य क्या होता है, देखकर। तो आपको देखो इतना आसान हमारे सामने प्रश्न है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम कहीं ना कहीं उनके अंदर उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने वीक्ष्य जो है वो सही हो जाएगा, देखकर। अगला ऑप्शन है, खलानाम कुत्र रुचि ही वर्तते, जो खल हैं, दुष्ट हैं, उनकी रुचि कहाँ होती है, पर पीड़ायाम, यानी कि दूसरे को कष्ट देने में उनकी रुचि होती है। मार्ग निर्माणे, वृक्षारोपणे, सत्याभाषणे नहीं, तो उनकी रुचि कहाँ होती है, दूसरों को पीड़ा देने में, पर पीड़ायाम। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही है। समय जलपाने किम भवेत, दुखम पीड़ा सुखम या गलानी, तो समय जलपाने किम भवती, सुखम भवती। तो पहली लाइन है हमारी, पहली ही पंक्ति है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही होगा, समय जलपानेन किम भवती सुखम। अगला प्रश्न है, अभी हमारे जो हैं पहले 15 प्रश्न हमारे विषय से संबंधित होते हैं, और अंतिम जो 15 हैं वो शिक्षा शास्त्र से हमारा इससे संबंधित है। तो वो हिंदी और संस्कृत दोनों में ही, या आपकी मनोविज्ञान है वहाँ पर सब में सम्मान होता है। तो 15% में तो कहीं डाउट नहीं है, बल्कि संस्कृत में हम आसानी से समझ सकते हैं, इंग्लिश में कई बार हमें प्रश्न ही समझ नहीं आता है। और यहाँ जो बच्चे जिनको इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े हैं, हिंदी के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने SSC इंग्लिश के साथ में BEd किया होता है, तो उसमें साथ में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अधिकतर प्रश्नों की होती है, तो वो आप साथ में देख सकते हो। कुशलम पठनम नास्ति, कुशल पठन नहीं है। संरचनात्मकम, कल्पनात्मकम, प्रगतिशीलम या सुचिंतितम, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोग्रेसिव या डेलिब्रेट, तो इनमें से कौन सा जो कुशल पठन नहीं है। तो अगर हमें किसी भी मीडियम से हम पढ़े हैं तो यहाँ पर हम इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सुचिंतितम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो 4 सही हो जाएगा, सुचिंतितम। कुशलम पठन नहीं है, संरचनात्मक है, कल्पनात्मक है, प्रगतिशील है, लेकिन सुचिंतितम जो है वो कुशल पठन नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही होगा। देखो ये तो आपका समान ही है, इनमें तो कुछ आपका संस्कृत हिंदी का संबंधित है ही नहीं, ये तो सब में होगा। व्यापकम वाचनम, एक्सटेंसिव रीडिंग, अधोलिखितेषु केन सह संबंधम नास्ति, जो एक्सटेंसिव रीडिंग है हमारी वो इनमें से किसके साथ संबंधित नहीं है, व्यापक वाचन जिसको हम बोलते हैं। एतेन पठनस्य अधिकम आनंद लभ्यते, इससे जो पढ़ने का अधिक आनंद मिलता है। एतेन सूक्ष्म विषयाणाम पठनम भवति, इससे सूक्ष्म विषयों का पठन होता है। येन गंभीर है बोध है, जिससे कि हमें एक उसका बोध होता है, गंभीर बोध होता है। एतेन भाषाधिगमस्य वृद्धि भवति, इससे भाषाधिगम की वृद्धि होती है। एतत् पाठस्य सामान्य बोधार्थम अस्ति, ये जो पाठ है वो सामान्य बोधार्थ के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा व्यापक वाचन के अंदर हमारा सूक्ष्म नहीं होगा, वो व्यापक है तो सूक्ष्म कैसे हो सकता है।
एतेन सूक्ष्म विषयाणाम पठनम भवति तेन गंभीर बोध है भवति। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। एक्सटेंसिव रीडिंग से होता है, इससे पढ़ने में अधिक आनंद होता है, और इससे क्या होता है, भाषाधिगम में वृद्धि होती है, और सामान्य बोधार्थम अस्ति, इससे सामान्य बोध होता है। लेकिन यहाँ जो है सूक्ष्म, जहाँ व्यापक हो गया तो उसमें तो सूक्ष्म हो नहीं होगा। तो इससे एतेन सूक्ष्म विषयाणाम पठनम भवति तेन येन गंभीर बोध भवति, दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्यम अस्ति। लेखन प्रक्रिया का जो उपागम लक्ष्य है, प्रोसेस अप्रोच क्या है, केवलम प्रक्रियायाम, केवलम परिणामे, उभयम प्रक्रियायाम परिणामे च, या सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उभयम प्रक्रियायाम परिणामे च, दोनों क्या है, प्रक्रिया और परिणाम की। प्रोसेस अप्रोच का लक्ष्य क्या होता है हमारा, प्रक्रिया भी और परिणाम भी, दोनों हमारे इसके लक्ष्य होते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है वो सही होगा, प्रोसेस अप्रोच। अगला प्रश्न है, भाषायाः पाठ्यक्रमे साहित्यस्य सन्निवेशो अधोलिखितेषु कस्य महत्वं नास्ति। कि भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य के सन्निवेश में इन अधोलिखितेषु इनमें से किसका महत्व नहीं है। एतत् केवलं श्रवण भाषण कौशले पोष्यति, जो इससे क्या होता है, केवल श्रवण भाषण कौशल का विकास होता है। एतत् विश्वसनीय सामग्री अस्ति, यह विश्वसनीय सामग्री है। एतत् अन्येषां संस्कृति ज्ञातुं छात्राणां सहायं करोति, जो दूसरों की संस्कृति को ज्ञान करने में छात्रों की सहायता करता है। या व्यक्तिगतां प्रतिक्रियां दातुम एतत् छात्रान् प्रोत्साहयति, कि अपनी ये व्यक्तिगत प्रक्रिया को देने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भाषायाः पाठ्यक्रमे साहित्य से, इससे क्या होता है, एतत् केवलम श्रवण संभाषण कौशल, ऐसा नहीं है कि इससे केवल श्रवण संभाषण कौशल का विकास होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा उत्तर है, क्योंकि इसमें नास्ति पूछा गया है, नहीं है, तो इससे केवल श्रवण भाषण कौशल का विकास नहीं है। इस बाकी सब है, विश्वसनीय सामग्री है। यहाँ पर एतत् संस्कृति में ज्ञातुम, दूसरों की संस्कृति को हम जान सकते हैं साहित्य से। या व्यक्तिगतम, अपनी खुद की प्रक्रिया जो है छात्र देने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पहला ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु का उक्ति समीचीना अस्ति। जो हमारे सामने उक्तियों में से कौन सी उक्ति सही है। विराम चिन्हानि वाक्यार्थ बोधे सहायं कुरु, जो विराम चिन्ह है वो वाक्यार्थ बोध में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। वाक्यार्थ बोधे विराम चिन्ह नाम कोपी प्रभाव है नास्ति, वाक्यार्थ बोध में विराम चिन्ह का कोई भी प्रयोग नहीं है। पाठस्य सौंदर्य वृद्धि विराम चिन्ह नाम सहायम भवति, पाठ की सौंदर्य वृद्धि में जो विराम चिन्ह उनकी वो सहायक होते हैं। या पाठस्य पठन समय विराम चिन्हानि प्रवाहे बाधाम उत्पादयन्ति, जो पाठ के पढ़ने के समय विराम चिन्ह जो हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा हमारा, देखो ये है सेकंड, वाक्य विराम को प्रभाव है नास्ति। ऐसा नहीं है कि विराम हमारा जो है उनसे तो बहुत प्रभाव होता है, वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे हम बोलते हैं रोको मत जाने दो, तो इस तरह से ये अलग है। और अगर हम बोलते हैं रोको मत जाने दो, तो देखो पूरा ही अर्थ बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी प्रभाव नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। पाठ से सौंदर्य वृद्धि विराम चिन्ह सायाम भवति, जो पाठ की सौंदर्य वृद्धि में, सौंदर्य वाक्य अर्थ वृद्धि में, इसमें अर्थ वाक्य अर्थ हो सकता है, सौंदर्य तो कुछ नहीं अर्थ बनता है यहाँ पर। पाठ से पठन से विराम चिन्हानि प्रवाहे बाधा उत्पन्न, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा जो विराम चिन्ह जो वाक्यार्थ बोधे सहायतम को, जो वाक्यार्थ का बोध करवाने, जैसे मैं आपको वाक्य मैंने बोलकर दिखाया तो उसमें वो सहायता करते हैं। अगर वहाँ पर हम रोको मत जाने तो पूरे उसमें कहीं भी नहीं प्रयोग करेंगे चिन्ह, तो हमें अर्थ उसका समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतः ध्यानम ददाति, छात्राणाम लेखनस्य आकलन, छात्रों का जो लेखन का आकलन है मुख्यतः क्या ध्यान देता है, शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणे, चाहे शुद्ध वर्तनी में और व्याकरण में, विचारणाम अभिव्यक्त, विचारों की अभिव्यक्ति में, शब्द सीमा निर्धारणे, शब्द सीमा निर्धारण में, या लेखन समय रूढ़ि प्रयोगाणाम लोकोक्ति नाम च प्रयोग, लिखने के समय रूढ़ि प्रयोग और लोकोक्तियों के प्रयोग के अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, लेखन क्या, विचारणाम अभिव्यक्त, जो विचारों की अभिव्यक्ति में मुख्यतः ध्यान देता है, क्योंकि जो छात्रों का लेखन का हम आकलन उसी से करते हैं कि जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें उससे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, विचारणाम अभिव्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर उसमें शुद्ध वर्तनी व्याकरण से सीमा निर्धारण या इसमें छात्रों से इतना संबंधित नहीं रहता, मेन मुख्य होता है वहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति। हमने यहाँ मनोविज्ञान के अंदर देखना है मुख्यतः, तो वहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति होता है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इत्यस्य मार्गनिर्देशक तत्वेषु अधोलिखितेषु कस्य समावेशनं नास्ति। कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है हमारी 2005, उसमें जो है मार्गनिर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किसका समावेशन नहीं है। और इसके साथ ही मैं आपको एक बार बता दूं, इस बार आप जो हमारी NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको ज़रूर देख कर जाएँ अच्छे से एक बार, क्योंकि इस बार 2005 से नहीं, क्योंकि उस टाइम तक लेटेस्ट 2005 थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी। तो उसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं कि हमारा उसमें विभाजन क्या है, जैसे अगर हम उसमें पूछें, जैसे वहाँ पर पहले 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरह से मतलब हमारा जो विभाजन है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अच्छे से। तो वो चीज़ें देख कर जाएँ, एक बार NEP पर नज़र ज़रूर डालें, उसमें मुख्य मुख्य मुद्दे हैं वो ज़रूर पढ़ें पेपर में, आपका 1 नंबर वहाँ से कहीं ना कहीं जुड़ेगा उससे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है ज्ञानस्य विद्यालयात् बहिः जीवनेन सह संबंध, ज्ञान का जो विद्यालय से बाहर जीवन के साथ संबंध स्थापन, कंठस्थीकरणे पद्धतेः अधिगमस्य पृथक्करण, कंठस्थीकरण जो पद्धति है उसका अधिगम से अलग करना, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केंद्रितम स्यात्, जो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केंद्रित हो, या परीक्षाणाम तन्यता स्थापनम तथा च कक्षा जीवने तासाम समाकलनम, जो परीक्षा में हमें मुख्य ध्यान देना और कक्षा जीवन में उसका आकलन करना, इस तरह से। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा हमारा, उसमें क्या नहीं कहा गया, उसमें जो पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारे सामने सही होगा। पाठ्यक्रम है पाठ्यपुस्तक केंद्रितम स्यात्, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वर्तमान समय में क्या है वो छात्र केंद्रित है, तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, येन वस्तुस्थिते शब्देन चित्रं क्रियते यथा किम अभवत्, कदा अभवत्, कुत्र अभवत्, कार्यकलापस्य उद्दीपनं किम आसीत्, तथा च कार्यस्य अंतः कथम अभवत् इत्यादि तदस्ति। कि यहाँ पर हमारा किम अभवत्, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इस तरह का क्रियाकलाप हमें, इससे हमें क्या इसका अंत जो है वो कथम कैसे होता है इत्यादि तदस्ति। वहाँ पर क्या है, परियोजना कार्य है, आवंटन है, उपाख्यान अभिलेख है, या परिमापन दंड है, प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट है, एनिकोडल रिकॉर्ड है, या रेटिंग स्केल है। तो वहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा एनेकोडिकल रिकॉर्ड, यानी कि उपाख्यानात्मक अभिलेखन। तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही होगा उपाख्यानात्मक अभिलेखन। अगला प्रश्न है, छात्राः भाषायां किं कुर्वन्ति इति दर्शितुम् अधस्तनेषु किं श्रेष्ठं प्रमाणं स्यात्। परीक्षायां कक्ष के छात्रों ने भाषा में क्या किया है ये देखने के लिए क्या कौन सा श्रेष्ठ है। परीक्षा के अंक, छात्र लिखिता कविता, परिच्छेदा छात्र के द्वारा लिखे गए कविता या परिच्छेद, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमस्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, या भाषा लक्षणानि उद्देश्यानि, जब भाषा के लक्ष्य और उद्देश्य। तो उसके लिए क्या है, छात्र का हम किसी भी भाषा का कैसे देख सकते हैं, किसी भाषा कैसे, तो उससे द्वारा लिखी गई जो कविता या कोई परिच्छेद है उससे हम छात्र की भाषा को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उसके द्वारा लिखी गई कविता श्रेष्ठ प्रमाण है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की महोदय पृष्ठाश्रय है परिकल्पना, जो स्कैफोल्डिंग हाइपोथेसिस है, उसके अनुसार शिक्षक है भाषाया छात्रेभ्यः युग्मनेन, जो शिक्षक अनुसार शिक्षक है भाषा, शिक्षक जो भाषा का छात्रेभ्य छात्रों में युग्मेन समूहेन वा, कि उनके समूह में कार्यम कर्तुम अवसरः दद्यात्, यथा कि कार्य करने का अवसर देता है। एतेन कार्यस्य प्रबंधने शिक्षक से सहायता होती है, इस कार्य प्रबंधन में शिक्षक की सहायता होती है। छात्राणां परस्परम वार्तालापेन शिक्षक से विश्राम है, छात्रों के परस्पर वार्तालाप से शिक्षक को विश्राम होता है। सामाजिक भावस्य आदान प्रदानम महत्वपूर्ण माध्यमम भवति येन अधिगमः भवति, कि सामाजिक भाव का आदान प्रदान होता है, महत्वपूर्ण है माध्यम होता है, येन अधिगमः भवति, इससे अधिगम होता है। एवं विधम सामाजिक आदान प्रदानम छात्र, या सामाजिक आदान प्रदान से छात्र जो है भाषा अधिगमात पथभ्रष्टान करोति, भाषा अधिगम से पथभ्रष्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार देख लें अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सामाजिकम भावस्य आदान प्रदानम महत्वपूर्ण माध्यम भवति येन अधिगमः भवति। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देख लें एक बार अच्छे से दोबारा से। वाइगोत्स्की महोदयस्य पृष्ठाश्रय परिकल्पनानुसारं शिक्षकः भाषाया छात्रेभ्यः युग्मनेन समूहेन वा कार्यं कर्तुम् अवसरं दद्यात्, यत् सामाजिकं भावस्य आदान प्रदानम महत्वपूर्ण माध्यमं भवति, येन कि जो सामाजिक भाव का आदान प्रदान है वो महत्वपूर्ण माध्यम होता है और जिससे अधिगम होता है। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न,
सरल वाक्य एवं भाषायाः, सरल वाक्यों के द्वारा ही भाषा शिक्षणस्य आरंभ भवति, भाषा शिक्षण का आरंभ होता है, न तो ध्वनिनां, ध्वनियों से नहीं। तेषां समष्टया वा शिक्षणेन एवं कथनं द्योत्यति, इससे यह कथन जो है वो होता है संपूर्ण वाक्यानाम आधारेण विचार विनिमय भवति, संपूर्ण वाक्यों के आधार से विचार विनिमय होता है। भाषाया अधिकरणे उच्चारणस्य किमपि स्थानं नास्ति, भाषा के अधिकरण में उच्चारण का कोई भी स्थान नहीं है। व्याकरणस्य उच्चारणस्य भाषाधिगमे समानं स्थानम् अस्ति, व्याकरण का उच्चारण का भाषाधिगम में समान स्थान है। विचार विनिमयस्य कृते व्याकरणं प्रमुखम आधार अस्ति, विचार विनिमय करने के लिए व्याकरण जो है वो प्रमुख आधार है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा संपूर्ण वाक्यानाम आधारण विचार विनिमय बहुत ही, जो सभी वाक्यों के आधार पर विचार विनिमय होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, संपूर्ण वाक्यानाम आधारण विचार विनिमय भवति। अगला प्रश्न है सप्तम कक्षाया शिक्षक है, प्रश्न देख लें पहले एक बार अच्छे से। सप्तम कक्षाया शिक्षक है चाक्षुष विद्यार्थी नाम, जो सातवीं कक्षा का जो शिक्षक है वो विजुअल लर्नर्स के लिए कृते यूट्यूब इत्यत है, जो यूट्यूब है इसका दृश्य श्रव्य सामग्री नाम, श्राविक विद्यार्थी नाम ऑडिटरी लर्नर्स के लिए ध्वनि मुद्रित सामग्री नाम तथा च गति संवेदनशील विद्यार्थी नाम कृते आदान प्रदानात्मक क्रीडा नाम उपयोगम करोति एवं सर्वे मल्टीमीडिया इत्यस्य शिक्षकः उपयोगम करोति। इस तरह से जो शिक्षक है और इन सभी मल्टीमीडिया का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, छात्राणाम व्यक्तिगतानाम भाषिक वैषम्याणाम समावेशनार्थम, छात्रों जो व्यक्तिगत या भाषिक वैषम्य है उसके समावेशन के लिए। व्यक्ति का नाम अधिगमन शैली नाम समावेशनार्थम, व्यक्ति जो उनकी अभी इंडिविजुअल जो उनकी अधिगम शैली उसके समावेशन के लिए। या व्यक्ति का नाम अधिगम दुर्बलता नाम समावेशनार्थम, जो उनकी इंडिविजुअल जो अधिगम में कमियां हैं उनके लिए। या व्यक्ति का नाम विश्वसनीय सामग्री नाम, जिसमें इंडिविजुअल जो विश्वसनीय सामग्री है उसके समावेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा देख लीजिए प्रश्न एक बार, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ होगा हमारा जो उनकी व्यक्ति का नाम अधिगम शैली नाम समावेशन, की जो सभी अलग अलग बच्चे हैं तो उनकी जो अधिगम शैली उनके समावेशन के लिए, क्योंकि देखो एक विजुअल लर्नर है, एक ऑडिटरी लर्नर है और एक एनेस्थेटिक है, इस तरह से तो इन्होंने, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा व्यक्ति का नाम अधिगम शैली नाम समावेशनार्थम। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानवादिनाम अवधारणानुसारम कोग्निटिव प्रोस्पेक्टिव जो है उसके भाषा शिक्षकस्य दृष्टिया बालानाम त्रुटियां सन्ति, कि भाषा शिक्षकस्य दृष्टिया, भाषा शिक्षक की दृष्टिया बच्चों की क्या त्रुटियां होती हैं। अधिगमे बाधक रूपेण, अधिगमस्य अंग रूपेण, येन चिंतने अंतर्दृष्टि लभ्यते, तत्क्षणे एव ता निवारणीया भवन्ति येन तासाः पुनरावृत्ति न भवेत्, या तेषाम् अनवधान कारणात् इससे निराकरणम शीघ्रतया करणीयम भवति। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लें एक बार, पढ़ें प्रश्न को। यहाँ पर होगा हमारा अधिगमस्य अंग रूपेण येन चिंतने अंतर्दृष्टि लभ्यते। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, अधिगमस्य अंग रूपेण येन चिंतने अंतर्दृष्टि लभ्यते। गंभीरम श्रवणम, इंटेंसिव लर्निंग जो है नाम श्रवणम, किसका नाम है, ध्यानेन सह, किसे धैर्येण सह, अनुशासनेन सह या असहिष्णुता सह। तो ये किसे जाता है, ध्यान के साथ। जो गंभीर श्रवण होता है, इंटेंसिव लर्निंग क्या है हमारी, वो ध्यानेन सह। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ध्यानेन सह। अगला प्रश्न है मौन वाचनेन विद्यार्थी, मौन वाचन से विद्यार्थी दुलिखितेषु कस्य सर्वतो न्यूनम अधिग्रहणं कुर्यात्, कि इनमें से किससे सबसे कम ग्रहण करेगा। शब्दानाम, व्याकरणस्य, संभाषण कौशलस्य या पठन कौशलस्य। तो किसका होगा सबसे, संभाषण कौशल, क्योंकि जब बच्चा मौन है तो वहाँ पर संभाषण कौशल का जो है सबसे कम अधिग्रहण होगा, क्योंकि बच्चा बोलेगा नहीं तो वहाँ पर संभाषण कौशल का विकास नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही है। तो इस तरह से ये हमारा सीटेट की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी संस्कृत, इसके जो अगला भाग है वो सेकंड लैंग्वेज का होगा। इससे हम प्राइमरी पेपर भी कवर करेंगे साथ में संस्कृत भाषा के तौर पर। और उसके बाद आप जब ये चारों भाग देख लेंगे उसके बाद हम इसको एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आपको अगर आप अपना सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आप हिंदी और संस्कृत मीडियम को किस भाषा में किसको रखें और किससे आप अच्छा स्कोर गेन करें, किससे आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें अच्छी लगी है तो। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है या कुछ नहीं लगा है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें।
अच्छे से बताएं कि आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट जो हम बनाने जा रहे हैं कि आप उसमें कैसा चाहते हो, आपको अच्छा लगा, या आप अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसमें वो बताएं हमें कि आप चाहते हैं कि आपको सीटेट की तैयारी हम संस्कृत माध्यम से करवाएं अच्छे से। तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन कर लें साथ में, मुरारलाल कौशिक @official के नाम से आपको मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें सभी बच्चे। धन्यवाद।